रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजे संदीप का आदाब, सलाम, नमस्ते। श्रोताओं, हाजिर हूं आज प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के, वही प्रोग्राम जिसमें हम रूबरू करवाते हैं ऐसे विशेष लोगों से जिन्होंने विभिन्न शारीरिक चुनौती के बावजूद एक अलग मुकाम हासिल किया है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और आज समाज में एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो श्रोताओं, अक्सर इस प्रोग्राम में हम लोगों को लेकर के आते हैं, हम ढूंढते हैं। कुल मिलाकर के इस प्रोग्राम के लिए हमें काफी मेहनत करनी होती है, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उसके लिए हमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसका कारण ये, क्योंकि आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि इनका इंटरव्यू जरूर कीजिए मन की आंखों से। में तो आज आखिरकार वो समय आया है जब मैं हमारे आज के जो विशेष मेहमान हैं उनके साथ प्रोग्राम मन की आंखों से कर रहा हूं। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 92.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और स्वागत कीजिए भूपेंद्र त्रिपाठी जी का, जो कि अहमदाबाद गुजरात में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और वे गुजरात के पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं इस पद पर पहुंचने वाले। तो भूपेंद्र जी, स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आपका। रेडियो मधुबन के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। और संदीप जी, आपको भी मेरा नमस्कार। जी भूपेंद्र जी, तो हमारे श्रोताओं को भूपेंद्र जी अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में और आपकी जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में जरा बताइए। सर, मेरे पिताजी इनकम टैक्स में अधिकारी थे, तो उसके कारण मेरा जो बचपन का जो प्रारंभिक मेरा शिक्षा है और मेरी अपब्रिंगिंग है जी, वो भारत के अलग अलग शहरों में हुई है जी। जैसे कि मेरा जन्म स्थान वो छत्तीसगढ़ में है, अभी आज के वर्तमान के छत्तीसगढ़ में जी, और वो राजनांदगांव में। और उसके पश्चात मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो सूरत एक शहर है गुजरात में जी, वहां पे हुई है। और उसके बाद जो मेरी माध्यमिक शिक्षा है, माने 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड, वो मेरी कोलकाता में हुई है। और बाद में 9th से लेके 12th तक और उसके उपरांत मैंने इंजीनियरिंग की है, वो सारी मेरी अहमदाबाद में हुई है जी। 1 से लेके 12वीं तक मैंने सीबीएसई बोर्ड में और केंद्रीय विद्यालयों में ही मेरी शिक्षा हुई है जी। और बचपन के दिन जैसे मैं याद करता हूँ मेरे स्कूल के डेज के, तो शिक्षा में मैं मेरे माता पिता को कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई का एक पैशन जैसा था और कभी भी उनको ऐसे पीछे नहीं पड़ना पड़ता था कि होमवर्क कर लो या एग्जाम आने वाला है, प्रिपरेशन कर लो। ये स्वतः ऑटोमेटिकली ये मेरे एक रूटीन में आ ही गया था कि ये मेरे टारगेट्स हैं, मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है, ये मेरे होमवर्क हैं, मुझे इसमें एक्सेल करना है। और इसी के कारण मेरे स्कूलिंग डेज में एकेडमिक परफॉर्मेंस मेरी हर एक क्लास में अच्छी रहती रही जी। और 10वीं सीबीएसई में मैंने साइंस में से मुझे 100 में से 100 मार्क्स भी आए थे। और 12वीं जी, धन्यवाद। और 12वीं सीबीएसई में मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुजरात राज्य में सीबीएसई टॉपर होने का। और उसके पश्चात मैंने इंजीनियरिंग जो की वो निर्मा यूनिवर्सिटी से की, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। वहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में जी, आईटी में। तो वहां पे भी जो 4 वर्ष थे उसमें भी मेरी ये चलती रही, हर एक सेमेस्टर में अच्छी मेरिट लाना, पोजीशन लाना, यूनिवर्सिटी में रैंक लाना। और मुझे 4 वर्ष धीरूभाई अंबानी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप से भी उस समय नवाजा गया था जी। तो उस कारण मेरी 4 वर्ष की जो शिक्षा है इंजीनियरिंग की, पूरा उसका वहन स्कॉलरशिप निःशुल्क हो गया था जी। तो इस तरीके से ये मेरे प्रारंभिक जीवन का मैंने आपको संक्षेप में बताया। और मेरे परिवार का मैं जैसे थोड़ा बताना चाहूंगा अपने श्रोतागणों को कि मैं मेरे 5 भाई बहनों में से मैं सबसे छोटा हूँ। तो मेरे 2 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें भी हैं। और जैसे कि मैंने बताया, पिताजी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स
की पोजीशन से IRS ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के, 1974 बैच के जी। और घर में ही ये मेरी जो ये प्री स्कूलिंग है उसका एक दिलचस्प किस्सा है। तो यदि आप अनुमति दें तो मैं 2 मिनट उसके बारे में भी कहना चाहूंगा कि किंडरगार्टन और जो नर्सरी वो सब कहते हैं जो, उसमें जब मेरा एडमिशन हुआ था उस समय पिताजी की पोस्टिंग नई दिल्ली में थी। तो जब मेरे को एडमिशन मिला तो मुझे अभी भी याद है कि मैं स्कूल में क्लासरूम में एंटर होते ही मेरा इतना ज्यादा मतलब रोना धोना होता था। टीचर लोग बहुत ट्राई करते थे कि किसी तरीके से मुझे चुप कराए, मगर वो सफल नहीं हो पाते थे अपने प्रयासों में। और अंततः एक ऐसी नौबत आ गई थी कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुला के ये सजेशन दिया कि क्यों नहीं आप किसी दूसरे स्कूल में ट्राई करते, क्योंकि इसको लगता है हमारे स्कूल में ये सेट नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई हफ्ते हो गए हैं और ये इसके कारण से बाकी क्लासरूम में बाकी बच्चे भी अफेक्ट होते हैं। तो एक तरीके से उनका ये पोलाइट तरीका था ये कहने के लिए कि भाई अभी बहुत हो गया। तो उस समय मेरी माँ ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया था, एक करेजियस डिसीजन, कि अब मैं इसको किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं दूंगी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में डालने का। अगर इस बच्चे के मन में पढ़ाई के प्रति लगाव नहीं है, रुचि नहीं है, मेरी माँ ने उसको भांप लिया, तो हम कितने भी स्कूल क्यों ना बदलें, कितने भी महंगे ट्यूशन टीचर्स को घर पे क्यों ना बुलाएं, उसका क्या फायदा है। इसके मन में वो रुचि नहीं है, वो पैशन नहीं। तो फिर मेरी माँ ने ऐसा डिसीजन लिया कि मैं इसको होम स्कूलिंग में घर पे मैं खुद पढ़ाऊंगी इसको, और जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा इसके अंदर अब पढ़ाई का वो जज्बा, वो पैशन, वो रुचि आ गई है अंदर से, तब तक। तो इस तरीके से मेरा पूरा ये नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी सब मैंने घर पे ही, मेरी माँ के साथ मेरा घर। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि लर्निंग विद फन जिसको कहते हैं, और वही मेरा एक फाउंडेशन जैसा मेरा तैयार हो गया। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया साथियों की 1st से लेकर 12th तक में मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस में कभी भी किसी को चिंता नहीं करनी पड़ी थी, और एक स्मूथ प्रोसेस था, क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन के साथ अपने आप घर आके पढ़ाई करता था। और तो उस तरीके से नए सब्जेक्ट्स को सीखने की मेरे में अंदर एक ललक थी। तो यही चीज मेरे इंजीनियरिंग में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा हुआ जो नई दिल्ली में हुआ मेरे साथ, कि मुझे उस स्कूल से मेरा नाम मेरी माँ ने कटवाया। हालांकि उस समय मेरे दादा दादी और मेरे पिताजी भी और कई सारे लोग उसके अगेंस्ट में थे कि ऐसे घर पे पढ़ाने से बच्चे का करियर शुरू से ही खराब हो सकता है, ये वो। पर ठीक है, ये सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। आगे चलते हैं साथियों। तो फिर मेरी जॉब लग गई थी संदीप जी, और कैंपस प्लेसमेंट के दौरान ही TCS करके, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि एशिया की नंबर 1 है और वर्ल्ड की टॉप 10 IT सर्विसेज कंपनी में आती है। तो वहां पे कैंपस के दौरान ही मेरा चयन हो गया उसमें, और वहां पे मैंने लगभग 8.5 साल तक मैंने वहां पे। भूपेंद्र जी, आपको शारीरिक समस्याएं कब प्रारंभ हुई? जी, मैं उसी पे ही आ रहा था कि लगभग 8.5 वर्षों तक मेरा उसमें कार्यकाल रहा, और वहां पे भी मेरे को मेरी उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए कई बार मेरे एम्प्लॉयर द्वारा मुझे अलग अलग विभिन्न अवार्डों से नवाजा गया था। और एक किसी प्रोजेक्ट से मुझे विदेश में मेरे को भेजा जा रहा था, जैसे कि TCS में ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजर के जैसे यूरोप की एक कंट्री में। और उस समय मेरा वीजा भी स्टैंप हो गया था, और सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। और फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, या ऐसा कह सकते हैं कि एक तूफान आया, कि जीवन में सब कुछ हमेशा के लिए बदल के रह गया था। और अभी जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, अभी मैं उसका उत्तर अभी देने वाला हूँ कि मेरे जीवन में शारीरिक समस्याएं कब से प्रारंभ हुई। तो वही एक मोड़ था कि जब जीवन में करवट ली जीवन में। तो बात ये हुई थी कि एक रात्रि को मैं अपने वॉशरूम से बाहर आ रहा था, अपने घर पे ही था, और अचानक से मैं गिर गया, और कई बार प्रयास करने पे मैं उठ नहीं पा रहा था, जैसे कि मेरे पाँव में कुछ शक्ति नहीं है। तो फिर मैंने माँ को आवाज दी, और 1-2 लोगों की मदद से किसी तरह मुझे बेड पे ले जाया गया। फिर सो गया। फिर सुबह किसी को लगा कि चक्कर आ गया होगा, ये हो गया होगा, कमजोरी है कुछ। पर सुबह जब हुई तो मैं अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था, जैसे कि पाँव में कुछ ताकत नहीं है। तो फिर मुझे लगा कुछ जरूर गड़बड़ है, और
फिर मैंने तुरंत अपनी माताजी और पिताजी को बोला कि मुझे एक न्यूरो सर्जन का अपॉइंटमेंट लेना है और मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रहा हूँ बिस्तर से। तो न्यूरो सर्जन जब आए तो उन्होंने मेरा तुरंत चेकअप करते ही वो लोग वो सब टेस्ट करते हैं वो लोग। तो टेस्ट करने के बाद तुरंत उन्होंने बोल दिया कि ये पैरालिटिक अटैक है। अच्छा। और वो भी पक्षाघात जिसको कहते हैं, और वो भी ग्रेड 5 का, उसमें भी ग्रेडिंग्स होती हैं 1 से लेके 5 तक। अच्छा। तो जो सबसे सीवियर फॉर्म का होता है जिसमें पाँव का एक अंगूठा भी मैं हिला नहीं पा रहा था उस समय, तो उसको ग्रेड 5 कहते हैं। और ये मेरे नाभि के नीचे का सारा हिस्सा, पैराप्लेजिया जिसको कहते हैं, वेस्ट डाउन, उस समय वो दशा थी मेरी। तो डॉक्टर्स ने कुछ पूछा था मेरे सिम्टम्स के कि, और उन्होंने बोला कि इनको तुरंत MRI स्कैन करना होगा और ताकि पता चले कि इसका कारण क्या है, कैंसर का, ये पैरालिसिस का। तो फिर जब उन्होंने मेरा MRI स्कैन किया और रिपोर्ट देखी, तब उन्होंने पाया कि पूरे स्पाइन में ऊपर से लेके नीचे तक, माने डॉर्सल से लेके टेल बोन तक उनको ट्यूमर्स दिख रहे थे मेरी स्पाइन में। स्पाइन माने मेरुदंड, जी रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, बिल्कुल, उनके मनकों में ये सब ट्यूमर्स हो गए थे। तो बाद में मेरी पूरी फुल बॉडी का CT स्कैन भी हुआ, पेट CT स्कैन जिसको कहते हैं, और वहां पे उन्होंने पाया कि जो ये ट्यूमर्स हैं, कैंसर की गांठें हैं, ये मेरे लिवर में, मेरे पैंक्रियास में, मेरे इंटेस्टाइन में, मेरे ब्लैडर में, मतलब कई सारे शरीर के अंगों में फैल चुकी थी। पर मुख्यतः ये मेरे रीढ़ की हड्डी में बड़ी बड़ी गांठें थी, बाकी सब जगह छोटे थे। और ये जो था, इसके कारण ही मेरे को पैरालिटिक अटैक आया था, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी में सब जो नसें होती हैं उनकी नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो उसके कंप्रेशन के कारण मुझे ये हुआ था। पर त्रिवेदी जी, आपको एक बात बताऊं कि इतना सब कुछ जो मैंने अभी बताया, उससे भी एक और बड़ा झटका हमारे परिवार पे गिरने वाला था, एक बिजली जैसी गिरने वाली थी। वो ये थी कि जब हमारे बायोप्सी की रिपोर्ट आई, तो जब मेरा बोन मैरो का सैंपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे भेजा गया था, और वहां से जब मेरी रिपोर्ट आई, तब उसमें पाया गया कि ये जो मेरा कैंसर है, ये अंतिम चरण पे पहुंच चुका है, लास्ट स्टेज। और ऑन्कोलॉजिस्ट के अनुसार मेरे को जीवन में बचने के ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 हफ्ते थे, और ट्रीटमेंट की कोई उम्मीद नहीं थी डॉक्टरों के अनुसार। तो वो लोगों का यही मानना था कि अब इनको आप घर ही ले जाइए, और जो बचा कुचा समय है वो अपने परिवार के साथ बिताएंगे। और ये 2012 की बात है त्रिवेदी जी। जी। और आज 2020 है। तो उसके बाद ऐसा हुआ संदीप जी कि मेरी माता जी ने उस समय फिर से एक करेजियस डिसीजन लिया, एक स्टैंड लिया कि मैं मेरे बेटे को इस दुनिया में लेके आई हूँ किसी महान कार्य के लिए, और मुझे पूरा भगवान पे भरोसा है कि इसके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार होंगे, मिरेकल्स होंगे, और मैं इसको बिना ट्रीटमेंट के इस दुनिया से जाने नहीं दूंगी। तो ट्रीटमेंट तो डॉक्टर्स आप लोग को करना ही होगा। इसी बीच हमने कई बार सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन भी इसके पहले लिए थे, तो सभी जगह से यही बोला जा रहा था कि देयर इज नो यूज ऑफ ट्रीटमेंट एनी मोर बिकॉज इट इज इन द लास्ट स्टेज। तो फिर जब मेरी माँ ने अंततः एक जिद्दीपन, एक जुझारूपन दिखाया, तो फिर डॉक्टर्स लोग ने मेरी तरफ देखा। तो उस समय मैंने भी बोला कि मैंने भी मेरी माँ के आंखों में देखा, और देखा कि जिस माँ का एक जवान बेटा क्यों बोला जा रहा है कि वो 5-6 हफ्ते का ही मेहमान है इस दुनिया में, और वो एक बार भी पैनिक नहीं कर रही है, रो नहीं रही है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रही है। और मैंने बोला कि मैं भी मेरी माँ के जैसे ही बनूंगा, और अंतिम सांस तक मैंने डॉक्टर को अनाउंस किया कि डॉक्टर आप प्लीज मेरा ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं एक योद्धा के जैसे लड़ूंगा कैंसर से, और हंसते हंसते लड़ूंगा, ऐसा भी नहीं कि रोते रोते। और जीवन यदि जाना भी पड़ा इस दुनिया से तो एक हंसते हंसते, एक स्माइल के साथ जाऊंगा, ये मैं आप लोग को वचन देता हूँ। तो जब डॉक्टर ने देखा कि ये माँ और बेटे मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अंततः उन्होंने फाइल पे रेडियोथेरेपी के सेशंस और ये सब लिख दिए, और फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, रेडिएशन हुआ और कीमोथेरेपी हुई कई राउंड्स के जी। और ये मेरा लगभग 10-11 महीने में हॉस्पिटल में मेरा ये ट्रीटमेंट चलता रहा, और साथ में मैं पैरालिसिस भी फाइट कर रहा था। तो दिन में 3 बार मेरी फिजियोथेरेपी भी होती थी, तो सुबह दोपहर शाम। भूपेंद्र जी, आंखों की रोशनी फिर कब खराब हुई आपकी? जी, उसी समय ऐसा हुआ था त्रिवेदी जी कि
जब ये मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था उसके पहले ही मुझे चश्मे थे मेरे आंखों में, आंखों में आई ग्लासेस थे। तो मेरे को जब मैं हॉस्पिटल के वार्ड में था तो कुछ समय के बाद, मतलब 6-8 महीने के बाद, मेरे ये जो इसके आंखों के सामने थोड़ा धुंधला धुंधला जैसा दिख रहा था। पर उस समय हम लोग को लगा कि मेरे आंखों का पावर जो चश्मे का है वो बढ़ गया है, शायद से इतनी सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट से और ये सब से, तो या बीमारी की वजह से। तो जैसे मैं बता रहा था कि जिस दिन मुझे डिक्लेयर किया गया था कि मैं कैंसर पे मैंने पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली है, इतनी संघर्ष भरी यात्रा थी 10-11 महीने की। तो उसके बाद बहुत ही खुशियों भरा माहौल था मेरे पूरे हॉस्पिटल में, मेरे माता पिता और स्वजनों के बीच में, मेरे भाई बहनों में। पर उस समय मेरी आंखों में भी फिर से एक सपने तैर रहे थे कि वापस मैं मेरी आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगा और मेरा कॉर्पोरेट करियर एज ए प्रोफेशनल फिर से ज्वाइन करूंगा जी। और 10 महीने के इस संघर्ष के बीच में उसके पहले आप लोग जानते हैं कि मैं एक करियर के मेरे एकदम पीक पे था, कि मेरा वीजा भी स्टैंप हो गया था, मैं अब्रॉड जा रहा था, ये सब। फिर मेरे को मेरे जीवन में फिर से एक ऐसी अग्नि परीक्षा जैसे कह सकते हैं, इतनी बड़ी परीक्षा हुई मेरे साहस की, कह सकते हैं कि मेरे याद में, कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सबसे पहले यही बोला कि मेरे को आई चेकअप कराना है, क्योंकि मुझे मेरे को एक नया चश्मा चाहिए होगा, कि अभी मेरे को बहुत कम दिखता है और दिक्कत हो रही है फोकस करने में। लोगों का चेहरा भी जब तक वो एकदम पास नहीं आ जाते तब तक आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है जी। तो फिर आई डॉक्टर्स के पास जब गए तो उन्होंने ये खबर सुनाई कि पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि आंखों की जो नस है उस पे दवाइयों की गर्मियों से और सब साइड इफेक्ट से वो सूखती जा रही हैं और ये इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है। इसका कोई ट्रीटमेंट संभव, ऑप्टिक नर्व्स अगर डैमेज हो जाती हैं तो जो भी अभी आपको मतलब एक तरह से मतलब एक चीज से ठीक हुए तो दूसरी में अटक गए आप। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने बोला आपको दिखता है अभी 20% पर भी चला जाएगा अगले 2-3 महीने में। और फिर मेरा जो समय था वो बहुत ही, आप सोच सकते हैं, मेरे रूप से इमोशनली बहुत ही टर्मोइल वाला और स्ट्रेसफुल था, क्योंकि हर रात को सोते समय मेरे को एक डर रहता था कहीं ना कहीं कि क्या मैं कल सुबह का सूर्य या उसका सुबह का उजाला प्रकाश देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। और दिन पर दिन अंधेरा बढ़ते जा रहा था और दिन में ऐसी मेरी हालत थी उस समय मन की। इस समय कई सारे डॉक्टर्स के यहाँ, मेरे पेरेंट्स फुल उन्होंने हार नहीं मान रहे थे, तो अलग अलग आई डॉक्टर्स के यहाँ रोज पूरे इंडिया में मुझे लेके जाया जा रहा था कि किसी तरीके से कुछ हो जाए। पर सब जगह से बोल रहे थे कि एक बार ये नस डैमेज हो जाती है तो इसका कोई इलाज संभव नहीं होता है। और फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरा अंधकार छा गया आंखों के सामने और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह सो के उठा मैं, अपना हाथ भी मैं, भूपेंद्र जी, ऐसी परिस्थितियों में फिर ये आरबीआई का सफर आपका कैसे तय हुआ, थोड़ा सा ये बताएं हमारे श्रोताओं को। जब आंखों के सामने पूरा ऐसा, तो एक पल को ऐसा लगा कि अब हमारा करियर पे भी पूरा अंधेरा छा गया है, क्योंकि मैं हमेशा से करियर में काफी अपने आप को एक्सेल करता था, पर अब समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था, क्योंकि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति मैं बन चुका था। अब मैं एक दिव्यांग व्यक्ति बन गया था और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब मैं पूरा जीवन शायद से अब मेरा फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेगा। आई हैड नो क्लू कि अभी आगे कैसे होगा क्या। पर फिर मेरी मम्मी ने मुझे हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुमको अगर एक जीवन का दूसरा अवसर मिला है, एक सेकेंड इनिंग्स जिसको कहे, तो जरूर कुछ ना कुछ भगवान का कोई पर्पस है। तो तुम आगे मेहनत करो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। और फिर मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट, जो मेरे घर पे 3 बार फिजियोथेरेपी सेशन लेने आते थे, उनको मैंने ये सारी अपनी बातें बताई। तो उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने उनको बोला कि अब मेरा ट्रीटमेंट लेना बंद कर दीजिए, अब क्या फायदा। अब क्योंकि मैं उस समय पैरालिसिस से भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, वो एक वॉकर की मदद से धीरे धीरे चल पाता था। तो मैंने बोला अभी क्या फायदा है कि अगर मैं इंडिपेंडेंटली चल सकूं कि नहीं सकूं, अगर मेरे आंखों। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार मेरे पिताजी से मिलिए और उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। उनके पिताजी को घर पे, तो उन्होंने मुझे मेरा हाथ अपने हाथ में लेके अपनी कहानी सुनाई और कैलाश भाई ने मुझे बताया कि
उन्होंने भी अपनी दोनों आंखों की पूरी तरीके से थी। जब वो मात्र 6 या 7 वर्ष के थे, छोटे बालक थे, छोटी माता जी के फीवर के कारण, तो उन्होंने जब अपनी संघर्ष भरी पूरी कहानी सुनाई और उन्होंने फिर मेरे माता पिता के आज से मैं को जो भी कुछ को सिखाऊंगा, और फिर उस तरीके से मेरी ब्रेल की शिक्षा प्रारंभ हुई 2013 में। और क ख ग ABCD मैंने दोबारा लिखना पढ़ना शुरू किया, सीखना एक नए तरीके से, नए सिरे से। और उसके पश्चात मेरे को एक ऐसा अवसर मिला कि यहाँ का एक ब्लाइंड स्कूल है, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन वस्त्रापुर अहमदाबाद में, तो वहां पे मुझे एज ए स्पीकर बुलाया गया था, क्योंकि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर जी। जब मैंने अपना वहां पे किया तो वहां के जो टीचर्स थे और जो प्रिंसिपल थे, फाउंडर थे, उन्होंने मुझे पूरा टूर कराया कैंपस का। तो सब वो दिखा रहे थे, ये क्लासरूम्स हैं, ये हॉस्टल हैं। फिर बाद में बोले कि ये कंप्यूटर लैब है ब्लाइंड बच्चों के लिए। तो मैंने बोला ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर के, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो मुझे अंदर ले गए तो बहुत सारी आवाजें जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की होती है वो मैंने पर वो सुन के मैं पता कि क्या, क्योंकि इतनी स्पीड से चलता है वो सॉफ्टवेयर, तो पहली बार सुन के थे। फिर उन्होंने बोला कि हम ये सिखा सकते हैं। फिर मैं गया, क्योंकि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर वाला बैकग्राउंड का था, तो मुझे ऐसा लगा कि वाह, अब मैं मेरे कंप्यूटर को वापस यूज कर पाऊंगा। तो फिर उन्होंने बोला कि इतना ही नहीं, आप अपना मोबाइल भी यूज कर पाएंगे। तो फिर मेरे लिए तो ऐसा लग रहा था कि ये टेक्नोलॉजी तो मेरे जीवन में गई है। पर एक दिक्कत थी कि मैं रहता था गांव, मेरे घर से अराउंड 25-30 किलोमीटर ये जगह जहाँ पे ये ट्रेनिंग होती थी। तो मैं डेली, मैं उस समय पैरालिसिस से मेरी अभी भी ट्रीटमेंट था, तो मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं डेली अप डाउन कर सकूं। तो फिर मैंने अपने लैपटॉप में ये इंस्टॉल करवाया जॉज, और ही मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की। और उस समय मैं मेरे वो टूर के दौरान ही वो जो ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में किसी ने पूछा कि त्रिपाठी जी आप आगे क्या करने का सोच रहे हैं। तो उसी समय मैंने फिजियोथेरेपी भी देखा था कि वहाँ पे स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी भी है ब्लाइंड बच्चे। तो आई वॉज फैसिनेटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट है उन्होंने मुझे अपने पाँव पे खड़ा किया है, तो ये ब्लाइंड व्यक्ति भी अगर फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी किसी और पैरालिटिक पेशेंट को अपने पाँव पे खड़ा करूंगा आगे चल के। तो मेरे मन में एक ये जज्बा है, मैंने तुरंत यही बोल दिया कि मैं भी ये फिजियोथेरेपी का कोर्स करूंगा और फिजियोथेरेपिस्ट बनूंगा। तो उन्होंने बोला त्रिपाठी जी, यू हैव लॉस्ट योर आईसाइट, नॉट योर ब्रेन। तो आपके जो एबिलिटीज हैं, व्हाई डोंट यू गिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उन्होंने फिर मुझे ये बोला, तब मुझे उन्होंने गाइडेंस थोड़ी दी कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीजिए, बैंकिंग से रिलेटेड परीक्षाओं के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप अभी दीजिए। इस तरीके से मैंने 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक ही वर्ष में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किए सारे। मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लरिकल, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोबेशनरी ऑफिसर जी, और कई सारे ऐसे RBI का जो क्लास 3 पोजीशन होता है असिस्टेंट ग्रेड, वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। और यहाँ तक कि UPSC सिविल सर्विसेज IAS की परीक्षा जो होती है, मैंने 2014 में इंटरव्यू कॉल मेरा 13 अंकों से रह गया। और 2014 में ही ये RBI ऑफिसर का होता है मैनेजर की परीक्षा, वो भी मैंने उत्तीर्ण की। और उसमें मेरे इंटरव्यू में पूरे इंडिया में जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें इंटरव्यू में मेरे आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द होल कंट्री। और जैसे मैं RBI में 2015 में मैंने एज ए मैन, और गुजरात में वाला मैं दृष्टिबाधित व्यक्ति बना था, जो RBI गुजरात की हिस्ट्री में किसी भी पद पे चयन होने वाला, मैं कोई भी विजुअल इम्पेयर्ड व्यक्ति पहला व्यक्ति ऐसा बना। कैसे मेरी फिर एक दूसरी जो सेकंड इनिंग्स और सेकंड करियर शुरू हुआ। बहुत बढ़िया भूपेंद्र जी, बहुत मतलब संघर्ष भरा आपका जीवन रहा। और लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कहानी एक सीख है सबके लिए जो हार मान करके बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसकी आंखों की रोशनी बाद में चली जाती है उसके लिए अपने अंदर आत्मविश्वास लाना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन आपने वो सारे कार्य किए जो आमतौर पे मुश्किल हो सकते थे। आज RBI में जॉब करते हुए किसी तरह की दिक्कत होती है आपको भूपेंद्र जी? अब जीवन आपको लगता है कि बिल्कुल आसान है? संदीप जी, मैं थोड़ा सा अपने श्रोतागणों को अपने RBI के कार्यकाल के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को 3.5 महीने की रिगरस ट्रेनिंग होती है चेन्नई में रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज में, जैसे कि
IAS होती है, जितने भी जो सिलेक्ट होते हैं उनकी मसूरी में होती है, तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जैसे IAS इसी तरह से वहां पे। तो मेरे को अभी तक आंखों की दृष्टि गई थी, तब से लेके जब तक मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गया था तब तक मैं अपने घर के एक कंफर्टेबल जोन में था आई साइड जाने के बाद, दृष्टि गंवाने के बाद। तो मेरे माता पिता के छांव में था और घर से दूर जाना था, वो भी इतने दूर मद्रास में अकेले, और 3.5 महीने रहना था। उसी बात से ही हम लोग को लग रहा था कि कैसे हो पाएगा। तो माँ मेरे साथ आए थे और ट्रेनिंग शुरू होने से 2-3 दिन पहले ही वो हम लोग पहुंच गए थे और उन्होंने मुझे पूरा वहाँ पे ओरिएंटेशन सिखाया कि कैसे मुझे इंडिपेंडेंटली मेरे रूम से क्लासरूम तक जाना है, मेरे हॉस्टल के रूम से मुझे कैसे कैंटीन तक खाना खाने जाना है, वो स्टाफ कॉलेज में। तो ये सब मुझे उन्होंने 2-3 दिन तक पूरे दिन ट्रेनिंग करके इंडिपेंडेंट बनाया। और ट्रेनिंग शुरू होने के बाद एक दिन बाद वो वापस चले आए, उनका अलाउड नहीं था वहां पे रहना पूरे टाइम। तो इस प्रकार से फिर मैंने जब ट्रेनिंग दी, आपका जीवन ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट के आसपास ही रहा मतलब। फिर मेरा ऐसा हुआ था कि पहले दिन ही जो स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया कि ट्रेनिंग में आप लोग को पूरे इंडिया से सारे जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स थे, जो मैनेजर्स थे, जिनका सिलेक्शन हुआ था वो थे। तो उन्होंने बोला कि आप में से कोई आपके एक बैचमेट को हम लोग ट्रेनिंग के अंत में एक ये बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड देंगे। तो आप लोग जितना भी अपने नए नए साथी बनाइए, एंजॉय कीजिए, मगर साथ में आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसको बहुत सीरियसली लीजिए। आपके हर हफ्ते इवैल्यूएशंस होंगे, टेस्ट होंगे, उसमें आप जी जान से टेस्ट दीजिए। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल ने एनकरेज किया कि आप अपना लाइफ को बैलेंस कीजिए। तो 8 घंटे आप मानेंगे नहीं त्रिवेदी जी की मेरी क्लासेस होती थी, और इकोनॉमिक्स की, वो भी हार्ड। मैं थ्रू आउट साइंस स्टूडेंट था मतलब, और मेरे लिए यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एकदम डीप यहाँ पे प्रोफेसर आते थे क्लास में, और मेरे लिए ये सब कुछ एक नया विषय था। तो मेरे लिए चैलेंज, और दूसरा चैलेंज ये भी था कि मैं पूरा रिकॉर्ड सर की परमिशन लेके रिकॉर्डिंग करता था, और घर जाके फिर मुझे जैसे 8 घंटे की रिकॉर्डिंग की है मैंने, तो घर जाके फिर मुझे वो 8 घंटे रिविजन करना होता था। तो ऐसे 8 और 8 16 घंटे हो जाते थे। फिर मुझे मेरा खुद का होमवर्क और केस स्टडीज जो भी वो कुछ देते थे वो सब करने का टाइम ही नहीं होता था। तो मेरे लिए बहुत कुछ चैलेंज। वीकली टेस्ट हुआ, उसमें मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और फिर मैंने घर पे सबसे बात की कि ऐसे कैसे मैं ये ट्रेनिंग पूरी कर पाऊंगा। और मुझे तो मेरा वो लक्ष्य मैंने अंदर ही अंदर सेट कर लिया था मेरी, कि मुझे वो अवार्ड पाना है बेस्ट ट्रेनिंग का, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर मेरे मन में एक ऐसा दीदी ने, मतलब मेरी बड़ी बहन से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे ऐसा भरोसा दिलाया कि तुम्हें जीवन में भी चाहिए उसको पार किया, इसको भी तुम कर लोगे, रास्ता जरूर निकलेगा। तो फिर मेरे मन में उसी समय एक ऐसा आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं मेरे क्लासरूम में लैपटॉप लेके जाऊं, मेरा वहीं पे वर्ड डॉक्यूमेंट एक ओपन करके पूरे दिन मैं जो भी नोट्स, क्लास नोट्स जैसे बाकी जो साइटेड लोग होते हैं वो बनाते हैं अपने पेन और पेपर से, क्लास नोट्स बनाते हैं, तो क्या होता है उनको रिवीजन करना आसान हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि 8 घंटे में बैठ के रिवाइज करता हूँ रिकॉर्डिंग का, वो बहुत जटिल होता है कि क्यों ना मैं इसको चालू क्लासरूम में टाइप करके। तो इस तरीके से फिर मैंने अगले हफ्ते से क्या किया जी, क्लास नोट्स बनाने लगा वर्ड डॉक्यूमेंट में, और एक कान में हेडफोन लगा लेता था, दूसरे कान से सुनता था प्रोफेसर से, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो जॉज की आवाज सुन के। और इस तरीके से मैं जो 8-10 पेज टाइप करता था दिन भर में, वो घर आके फिर मुझे उतना ही 2 घंटे में, 2.5 घंटे में मेरा वो रिवीजन हो जाता था। फिर बाकी टाइम में 2 घंटे में मेरे होमवर्क हो जाते थे। तो इस तरीके से फिर मेरा रूटीन एक अच्छे से सेट हो गया। फिर मेरे को अगले दिन प्रोफेसर पूछते थे ना जब क्लासरूम में कि हु कैन टेल व्हाट वाज कवर्ड इन द लास्ट क्लास, कौन हमें बताएगा कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो हाथ खड़ा होता था, फिर बोलते था त्रिपाठी जी आप बताइए। और आप मानेंगे नहीं संदीप जी कि जिस सीक्वेंस में उन्होंने टॉपिक्स कवर किए होते थे, उसी सीक्वेंस में मैं हेडिंग बाय हेडिंग पूरा क्लास में सबको अचंभित कर देता था। और फिर मेरे क्लास के जो वीकली टेस्ट होते थे उसमें भी मेरी बहुत अच्छे रैंक आने लगे, धीरे धीरे मैं फर्स्ट आने लगा पूरे बैच में। और अंततः तो फिर ये एक मैंने हिस्ट्री जैसी क्रिएट की कि रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज में मुझे आउटस्टैंडिंग ट्रेनी का अवार्ड मुझे अंततः नवाजा गया, मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए 3.5 महीने के अंत में। और इस तरीके से मैंने ये आरबीआई के करियर की शुरुआत एक नोट से। और 2017 में मैं कहना चाहता हूँ, 2015 और 16 में भी मैंने
जो बैंकिंग इंडस्ट्री होती है उसके एक बेंचमार्क कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं जिसको कहते हैं JAIIB, या जो बैंकिंग से रिलेटेड जो साथी हैं उनको पता होगा। इसको भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में डिस्टिंक्शन से क्लियर किया, और 2017 में मैंने एक वैश्विक स्तर पे, मतलब इंटरनेशनल स्तर पे एक इतिहास जैसा रचा, एक तरीके से कह सकते हैं कि मैं पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा इम्पेयर्ड व्यक्ति बना जिसने IMF माने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक सर्टिफिकेशन कोर्स साल मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग का, तो उस एग्जाम को कंप्लीट करने वाला, क्रैक करने वाला मैं फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ऑफ द होल वर्ल्ड। आई बिकेम दैट। सो कहीं ना कहीं मैंने अपने देश का नाम वैश्विक पटल पे रोशन किया, और उसके कारण 2018 में मेरा नाम, मेरे एम्प्लॉयर ने, RBI ने मेरा नाम रेकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को नेशनल अवार्ड के लिए। तो 2018 को 3 दिसंबर के दिन मुझे बेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री, सर्वश्रेष्ठ दृष्टिबाधित कर्मचारी के सम्मान से मुझे अलंकृत किया गया। और इस प्रकार से 2018 में मैंने ये नेशनल अवार्ड जब प्राप्त किया, उसके बाद से मुझे मोटिवेशनल टॉक्स देने के कई सारे अवसर प्राप्त हुए, और ये मेरे को लगता है संदीप जी मेरे जीवन की एक काफी बड़ी उपलब्धि है कि आज ना केवल मैं मेरे दिव्यांग भाई बहनों और मेरे साथियों मित्रों को के जीवन में कुछ कहीं ना कहीं कुछ योगदान दे पा रहा हूँ, उनका मॉरल बूस्ट करके, उनको इंस्पायर करके, बल्कि कॉलेजेस में जो मेन स्ट्रीम के जो होते हैं वो छोटी बात हार जाते हैं कई बार, और कई बार निराशा में आके कई गलत कदम भी उठा लेते हैं, सुसाइड जैसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, या तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो कई सारे लोगों के जीवन में कैंसर फाइटर्स और उनके केयर गिवर्स के जीवन में मैं एक आशा का दीपक जला पा रहा हूँ अपने जीवन का उदाहरण देके। तो मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो भी कुछ किया। अगर मैं TCS में जॉब करता रहता प्राइवेट क्षेत्र में, तो शायद से कभी भी मैं धन बहुत कुछ कर लेता, मगर इतना आत्मसंतोष नहीं होता जितना मुझे अभी दृष्टि गंवाने के बाद अब लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का, एक सकारात्मक पॉजिटिव चेंज लाने का जो ये मुझे पार है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ अपने प्रभु के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि कदम कदम पे चैलेंजेस तो अभी भी हैं मेरे वर्क लाइफ में भी। सब कुछ इतना स्मूथ नहीं होता है क्योंकि ट्रेनिंग और क्लासरूम का एनवायरनमेंट अलग होता है, और जब हम रियल पोस्टिंग हमें मिलती है और हमें जब जॉब शुरू करना होता है तो उसके बाद एक नए तरीके के चैलेंजेस आने लगते हैं हमें उनके साथ भी। और जैसे क्या है कि मैं RBI गुजरात की हिस्ट्री में पहला दृष्टिबाधित व्यक्ति था, तो उनके लिए ये बिल्कुल नया था कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की क्या क्या कैपेबिलिटीज होती हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या क्या काम कर सकता है। तो कई सारी उनके अंदर अजम्पशंस थे, धारणाएं थी। और इसमें क्या होता है, हमारे डिपार्टमेंट्स कई बार ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें हर एक नए डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो एक नए सिरे से फिर से हमें अपनी जगह बनानी होती है, अपने नए बॉसेस को फिर से ये विश्वास दिलाना होता है कि हमारी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में क्या लिमिटेशंस हैं। और ये एक फिर से एक कहते हैं ना वो एक वापस काल का चक्र वापस घूम जाता है, और जैसे ही हमारी ट्रांसफर होती है, जैसे ही हमारे साथी बदलते हैं तो फिर से एक तरीके से वापस चैलेंजेस होते हैं। और कुछ महीनों में फिर हमें वो ब्रिज, वो जो एक गैप होता है जो दिव्यांग लोगों के बीच में और एक मेन स्ट्रीम लोगों के बीच में एक अदृश्य सी होती है, वो लोगों में भी झिझक होती है कि वो कैसे प्रश्न पूछें, वो कैसे उसको पार करें। पर हमें ही सामने से आगे बढ़ के वो खाई को पूरना होता है ताकि हम लोग एक ही स्तर पे आ जाएं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए और एकजुट के, एक टीम वर्क के जैसे फिर हम लोग काम कर सकें। तो ये तो अभी चैलेंजेस मुझे पता है कि आगे भी चलते रहेंगे क्योंकि ट्रांसफर्स तो RBI में है तो तब तक होते ही रहेंगे। हालांकि इतना ये है कि अवश्य है कि अहमदाबाद के बाहर मेरी पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है, और अहमदाबाद के भीतर कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं RBI में, तो उसमें अलग अलग अभी फिलहाल मैं बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्रबंधक की जैसे अपनी सेवाएं दे पा रहा हूँ, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन जिसको कहते हैं। तो इसके लिए भी मुझे काफी संतोष है संदीप जी की इस डिपार्टमेंट में आने के बाद भी
मैंने प्रज्ञा चक्षु सशक्तिकरण अभियान, हमारे जो बैंकिंग लोकपाल साहब हैं, उनके गाइडेंस, उनके मार्गदर्शन में मैंने इस अभियान का शुरुआत किया। और इसके अंतर्गत दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए जो बैंकिंग लोकपाल योजना है, उसकी खुद का किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति की अगर सुनवाई नहीं करता है तो उस समय उस समय वो बैंकिंग लोकपाल योजना के दरवाजे कैसे खटखटा सकता है और उसके क्या नियम है, इसके कई सारे नियम होते हैं। तो वो सारे रिलेटेड मैंने एक ब्रेल पुस्तिका भी तैयार करके वो उसका वितरण हमारे कार्य क्षेत्र में, जो आरबीआई गुजरात का है, गुजराती भाषा में तैयार किया था। तो इस तरीके से मैं अपने दायरे में रह के, अब मेरा लक्ष्य यही है कि समाज की भी सेवा करनी है, अपनी कम्युनिटी की भी, जितना काम आना है और देश के लिए भी अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। और काफी संतोष होता है इस आरबीआई की जॉब में आने के बाद। जी, बहुत खूब भूपेंद्र जी, काफी प्रेरणादायक बातचीत रही आपसे। और जो लोग हार मान करके बैठ जाते हैं उन्हें तो मुझे लगता है सीखना चाहिए आपसे कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी आपने वो सब हासिल किया है जो सामान्य इंसान को भी, जिसको हासिल करने में बहुत कठिनाई होती है या उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भूपेंद्र जी, चलते चलते हमारे सुनने वालों को आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने सभी श्रोतागणों को, साथियों को, मित्रों को यही कहना चाहता हूँ, मेरे हृदय से आह्वान करता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको हार नहीं माननी है, और वो भी मन से तो हार नहीं माननी है, क्योंकि मन ही जो है वो तय करता है कि आपके अपने जीवन में आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। आपके जीवन का जो मुकाम है वो आपके मन का जो दृढ़ संकल्प, वो उसका तय करता है। दिशा, वो आपकी मनोदशा क्या है, वही आपकी जीवन की दिशा तय करती है। तो मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस स्टेटमेंट। एंड अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, उद्यम करते रहेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। और इसके साथ साथ हमें कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार जब जीवन में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, चुनौतियां तो कदम कदम पे आती हैं, तो कई बार फिर ऐसा होता है कि हम वापस निराशाएं हमारे मन को घेरने लगती हैं। तब मैं ऐसा मेरे जीवन में भी करता हूँ कि टीम में है, कई बार हम सोचते हैं कि जब हम ऐसा हो जाएगा या जब हम कुछ बन जाएंगे, उसके बाद हम दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे, हम लोगों के काम आएंगे। ये लोगों के मन में कई बार धारणा होती है कि पहले मैं खुद तो कुछ बन जाऊं, उसके बाद दूसरों के जीवन। पर मेरा ये मानना है कि अगर हम जिसकी संदीप त्रिवेदी जी भी एक इस चीज का खुद जीता जागता उदाहरण है, वो स्वयं दृष्टिबाधित है, मगर फिर भी वो इस रेडियो मधुबन के माध्यम से लोगों तक ये इंस्पिरेशन और अपने मैसेजेस, इंपॉर्टेंट ज्ञानवर्धक चर्चाएं करवाते हैं उनके इस चैनल के थ्रू। तो ये भी कितना सराहनीय उनका ये एक कार्य है। तो इसी तरीके से हम जिसकी अपनी क्षमता के अनुसार हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ, दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव करने का कंट्रीब्यूट करना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। और उसके बाद हमारे जीवन में मिरेकल्स होंगे, जो हमारे जीवन में उससे लगने वाली चुनौतियां हैं उसको पार करने की हमें शक्ति मिलती है। हम डिप्रेशन से बचते हैं, निराशा से बचते हैं, और हम दूसरों के जीवन में जब भी कुछ अच्छा परिवर्तन लाते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स हमारे जीवन में आती हैं। तो ये बहुत आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में तो पूरी मेहनत करें। डिसिप्लिन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं सूत्र देना चाहूंगा अपने साथियों को कि एक डिसिप्लिन रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ाई करें या कभी करें कभी ना करें। एक पढ़ाई को पैशन के जैसे लें, शिक्षा को, और शिक्षा को है वो सिर्फ एक डिग्री पाने के लिए नहीं, सच में एक रुचि लेके करें तो आपको जरूर ऊंची से ऊंची सफलताएं प्राप्त होंगी जीवन में। और सभी साथियों को, सभी मित्रों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं हमेशा अवेलेबल हूं आप लोग के लिए। मेरा खुद का एक YouTube चैनल भी है, यदि संदीप जी मुझे परमिशन दे तो मैं चैनल का नाम ले सकता हूं। आपका ईमेल आईडी बता दीजिए। ईमेल आईडी है tripathi81@gmail.com। जी, बी फॉर भूपेंद्र, तो बी त्रिपाठी, TRIPATHI, और 81 नंबर है। ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ? हाँ, 18 अप्रैल है। आपका नहीं, 81 में आपका जन्म हुआ होगा हमको लगता है। जी 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 बिल्कुल। तो बी त्रिपाठी और 81@gmail.com ये भूपेंद्र भाई का ईमेल आईडी है। दोस्तों, आप इनसे किसी भी तरह का गाइडेंस
इनके मेल पर अपनी क्वेरीज रख करके ले सकते हैं। वहां इनके बारे में ये और भी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे। जी त्रिपाठी जी बताइए। जी हाँ, मैं ये बोल रहा सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक या इंस्टा पे भी मुझे कैच कर सकते हैं, या फेसबुक पे मेरा चैनल, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी हैं आप? ये है उसमें मेरा, और मगर ये मेरा यूट्यूब चैनल भी, इसमें मेरे जो भी मोटिवेशनल टॉक्स हैं, और ये हालांकि आपका तो चैनल है ही, तो मेरा भी चैनल है, उसका नाम है भूपेंद्र त्रिपाठी नेशनल अवार्डी, तो अगर चाहें तो आप उसमें से भी जोड़ सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अपने सभी साथियों के जीवन में कुछ काम आ सकूं, ये मेरे जीवन की उपलब्धि होगी। और इसी के साथ मैं अब आप सब लोग को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा रेडियो मधुबन को और संदीप त्रिवेदी जी को कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम। धन्यवाद भूपेंद्र जी, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो श्रोताओं, एक बहुत ही जबरदस्त साक्षात्कार आपने मन की आंखों से प्रोग्राम के तहत सुना भूपेंद्र त्रिपाठी जी से। और अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रियाएं हो इस शो पर तो आप 9414151415 पे कॉल करिए, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं info@radiomudhuban.in पर। रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन इसी तरह के साझा प्रयास आप सबके लिए करते रहेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर किसी और प्रोग्राम में।